हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हमारा चैप्टर है उसमें इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने उस पर डिस्कशन किया और इसमें भी हम उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो इसी में हम कुछ सब टॉपिक्स हैं दो जिन पर आज डिस्कस करेंगे। पहला है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। और नेक्स्ट टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो ये जो दो विषय हैं इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आज, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। तो एक समय ऐसा था यूरोप में जब धीरे धीरे यूरोप की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों के पास काम नहीं था तो लोग शहरों की तरफ जाने लगे और जो शहर थे वो ओवर क्राउडेड हो गए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। शहरों में भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा था, बेरोजगारी फैल चुकी थी पूरे यूरोप में। अधिकांश क्षेत्र ऐसे थे जो बेरोजगार हो चुके थे, कई लोग बेरोजगार थे। तो उस समय जो आंदोलन हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। इन 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन यूरोप। जो 1830 का दशक था यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया। The first half of 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। कई सारे देश ऐसे थे जहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लोग काम करने वाले ज़्यादा थे लेकिन काम कम था, लोगों को काम मिल नहीं पा रहा था। तो इस तरह की कंडीशन हो रही थी यूरोप में। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड with stiff competition from imports of cheap machine made goods from England। जो यूरोप के अन्य क्षेत्रों में स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, छोटे उत्पादक थे, उनको यूरोप से आने वाली मशीनों से बनी हुई वस्तुओं से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ा, प्रतियोगिता करनी पड़ी। क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान बनकर आता था वो बड़ी बड़ी मशीनों से बनकर आता था। और उसका रीज़न क्या था? क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, औद्योगिकरण का जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से ही हुई थी। तो इंग्लैंड का जो लेवल था वो बाकी के यूरोप से ऊपर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादा एडवांस था वो। इसलिए वहाँ से मशीनों से बनकर, इंडस्ट्रीज से बनकर गुड्स वस्तुएं आती थी और जो कि इनके लिए एक कॉम्पिटिशन था वहाँ के प्रोड्यूसर्स के लिए, ख़ासतौर से कपड़ा। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। तो ये जो कंपटीशन था ये ख़ास तौर से कपड़े के लिए था। कपड़ा उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ी ये समस्या, क्योंकि इसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। बहुत कुछ छोटी बहुत मशीनें उनके पास थीं जिनका वो इस्तेमाल करते थे, छोटी छोटी मशीनें कुछ लोगों के पास। तो ये लोग उससे इंग्लैंड से बने हुए कपड़े के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वहाँ से सस्ता कपड़ा जब आने लगा तो लोग उसी को ख़रीदने लगे और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे वो धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे, इनके पास काम नहीं रहा। Population from rural areas migrated to cities to live in overcrowded slums। ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। तो गांव में जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी
लोगों के पास खेत हो, ये सब चीज़ें कम हो रही थी, तो लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे काम करने के लिए। तो शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही थी। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में थे, सामंती जो कृषक थे सामंती शुल्क और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए थे। तो जहाँ पर अभी भी कुलीन वर्ग थे, सामंतवाद था, फ्यूडल सिस्टम था, वहाँ पर अभी भी किसान जो थे वो सामंती जो फ्यूडल ड्यूज़ होते हैं उसमें दबे हुए थे, उनको देना पड़ता था उनको उसके बदले में शुल्क, और कई सारे उनके यहाँ काम करना पड़ता था। एक प्रकार से फोर्स्ड लेबर उनके यहाँ पर उनको करनी पड़ती थी। तो ये कई सारी समस्याएं थी उस समय के लेबर्स के पास, किसानों के पास। द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जब भी कभी खाने पीने की चीज़ के दाम बढ़ जाते थे या फसल खराब होती थी तो व्यापक स्तर पर गरीबी फैल जाती थी यूरोप में। द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर, और 1848 एक ऐसा ही वर्ष था जब इस तरह की कंडीशन हुई। फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। तो ये फ्रांस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर क्रांति हुई, क्योंकि आपको पता होगा कि 1830 में 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसके बाद वहाँ का जो शासक था वो लुईस फिलिप बन गया था। लेकिन अब यहाँ पर दोबारा से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, फिर से एक क्रांति हो रही है, और इसके बाद जो लुईस फिलिप है उसको यहाँ से हटना पड़ेगा, अपनी जो शासन है उसको छोड़ना पड़ेगा, राजगद्दी छोड़नी होगी। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुईस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जो बैरिकेड्स थे, जगह जगह अवरोध लगाए गए थे, वो तोड़ दिए गए, और जो लुईस फिलिप था उसको फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। तो वहाँ की जो नेशनल असेंबली थी, फ्रांस के अंदर जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, राष्ट्रीय सभा जिसे बोलते हैं, उसने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम करने के अधिकार की गारंटी दी। यानी कि सबको राइट टू वर्क मिला, कि सबको काम दिया जाएगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए गए जिससे लोगों को काम मिल सके। तो कई सारे कारखाने भी स्थापित किए गए। तो इस तरह की कंडीशन यूरोप में थी, और फ्रांस के बारे में हमने जो चर्चा की तो ऐसी कंडीशन वहाँ पर देखने में आ रही थी, क्योंकि ये वो दौर था जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी और लोगों के पास काम नहीं था। तो इस तरह के जन विद्रोह, छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहते थे। इन्हीं में ऐसा एक रिवोल्ट हुआ था जो कि बुनकरों का, वीवर्स का एक रिवोल्ट था सिलेसिया में, जहाँ पर उन्होंने रिवोल्ट अपना, जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट अपना एक रिवोल्ट किया था। जो वहाँ पर जो कपड़ा बुनने वालों का ये विद्रोह था जो उनके ठेकेदारों के खिलाफ था। तो इस तरह के कई सारे छोटे छोटे रिवोल्ट वहाँ पर होते रहे यूरोप में, जो कि अधिकतर हम कहें कि पीजेंट्स, लेबर्स, इस तरह के लोगों के आंदोलन थे। और इनके साथ ही साथ और भी तरह के आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि मिडिल क्लास के जो लोग थे, जिसमें बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स,
जो पढ़े लिखे लोग थे वो सब आते थे, और इनका भी आंदोलन चल रहा था। इसके बारे में भी हम जानेंगे कि इनका कौन सा आंदोलन था। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, 1848 में उदारवादियों की क्रांति। तो उदारवादी हम उन्हें कहते हैं जो उस समय यूरोप में जितने भी पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग थे उनके द्वारा जो क्रांति की गई थी वो उदारवादियों की क्रांति थी। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by educated middle classes was underway. 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की क्रांति भी हो रही थी। तो जो पढ़े लिखे मध्य वर्ग मिडिल क्लास के लोग थे, व्यवसायी थे, या फिर और भी कई सारे टीचर्स भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के जो काम करते थे, वो उन सबको हम मिडिल क्लास का मानते हैं। और उन सब ने जो आंदोलन किया वो लिबरल मूवमेंट के नाम से जाने जाते हैं, उदारवादी आंदोलन कहलाते हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, तो यूरोप का जो दूसरा क्षेत्र था, जैसे कि फ्रांस में तो हमें पता है कि 1848 में एक रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और वहाँ से लुइस फिलिप को हटा दिया गया। उसके अलावा जो दूसरे पार्ट थे, इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, the Austro-Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. तो यूरोप के अन्य भाग जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि राष्ट्र राज्य के बारे में हमने चर्चा की थी, तो कई सारे ऐसे जगह थे जहां पर अभी तक राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी जो मध्य वर्गों के स्त्री पुरुष थे, उन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। तो वो चाहते थे कि संविधान तो लाए जाए, साथ में राष्ट्रीय एकीकरण किया जाए, जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर एक देश, एक नेशन स्टेट बनाया जा सके। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे जो उस समय एकीकरण की मांग की गई थी, और उसमें उन लोगों की डिमांड भी ये कई सारी थी, जैसे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अपने संघ बनाने की स्वतंत्रता वो लोग चाहते थे, जो कि पहले के समय उनको नहीं मिल पाई, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किए। अब इसी में एक आंदोलन हुआ था जो जर्मन लिबरल मूवमेंट ऑफ 1848। जर्मनी में, हालांकि जर्मनी उस समय तक एक नेशन स्टेट नहीं था, फिर भी वो जो राज्य थे वो जर्मन स्टेट्स जो थे, वहाँ पर उदारवादियों की क्रांति हुई, उसी के बारे में हम जानेंगे। इन 1848 एन इंडिपेंडेंट जर्मन नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट। तो हमें पता है कि 1848 तक कोई भी स्वतंत्र जर्मन स्टेट नहीं था, राष्ट्र राज्य नहीं था। इन जर्मन रीजन्स ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly. तो जर्मनी के जो इलाके थे वहाँ बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एकत्रित होकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। तो सब लोग जो उदारवादी थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ पर एक फ्रैंकफर्ट शहर में एक असेंबली बनाने का प्रयास किया कि वहाँ पर एक जर्मनी के जो राज्य हैं उन सब के लिए एक असेंबली बनाई जाए, जिसके लिए वोटिंग की जाएगी और असेंबली के थ्रू ही वहाँ पर अब शासन चलाया जाए।
On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul. तो 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, ये निर्वाचित प्रतिनिधि कौन थे? जो वहाँ पर पार्लियामेंट के लिए निर्वाचित हुए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनको चुनाव के द्वारा वहाँ पर चुना गया था वोट देकर, ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो चुने गए, प्रतिनिधि चुने गए। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament। और उन्होंने जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, का प्रारूप बनाया, और उसके आधार पर यह था कि इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई या सौंपी जाएगी जिसे संसद के अधीन रहना था। तो मतलब अब जो वहाँ का शासक बनेगा उसको पार्लियामेंट के अंडर में रहकर काम करना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि सरकार जो होती है वो पार्लियामेंट के अंडर में रहती है, यानी कि पार्लियामेंट से ही सारे डिसीजन जो निर्णय लिए जाते हैं वो सब पार्लियामेंट में लिए जाते हैं। जो कानून बनते हैं वो हमारी संसद में बनते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी पार्लियामेंट बनाएगी जो कि उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, किंग के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता था, जिससे कि वो अपनी मर्जी से कोई भी गलत डिसीजन ना ले सके। और उन्होंने द डिप्यूटीज ऑफर द क्राउन टू फ्रेडरिक विल्हेम IV, किंग ऑफ प्रूसिया, वाज रिजेक्टेड। ही जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो जब वो प्रतिनिधि जो थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, उन्होंने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV, जो फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ हैं, को ताज पहनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी जो थिंकिंग थी वो कंजर्वेटिव थी, वो रूढ़िवादी था, और वो नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट के अंडर में रहकर वो काम करे। और उसने उन लोगों का साथ दिया जो इस सभा के विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई पार्लियामेंट बनाई जाए। तो उन लोगों का साथ उसने दिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी and military become stronger, the social basis of Frankfurt Parliament got eroded. The parliament was dominated by middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support. तो इस तरह से ये जो आंदोलन था, जैसे जैसे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। तो जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ज़्यादातर पार्लियामेंट में थे, जिन्होंने मज़दूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया। तो उन्होंने मज़दूरों और कारीगरों की मांगें नहीं मानी, उनकी मांगों का विरोध करते रहे, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। और मज़दूर और कारीगर जो थे उन्होंने भी लिबरल्स के इस मूवमेंट में उनका साथ फिर नहीं दिया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड। और आखिर में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई, क्योंकि इनके पास ऐसे कोई आर्मी नहीं थी कि वो प्रूसिया की आर्मी से, जो प्रूसिया की आर्मी थी, उससे लड़ सके। तो इनको मजबूरी में फिर असेंबली को भंग करना पड़ा, और इस तरह से इनका जो आंदोलन था वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत भूमिका रही। कई सारी महिलाओं ने इसमें भाग लिया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था, यानी कि कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को कोई भी राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग
लिया था। वुमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे, अखबार भी शुरू किया था उन्होंने अपना, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत भी करती थी वो। इसके बावजूद भी लोग उनके अगेंस्ट थे कि उनको वोट का अधिकार नहीं देना चाहते थे। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of assembly. इसके बावजूद जो वहाँ पर चुनाव हुए थे असेंबली के, वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, वोट देने के अधिकार से उनको वंचित रखा गया। When the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। और जब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की तरह हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने के लिए रखा गया, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह रखा गया कि वो सिर्फ उसको देख सकती हैं पार्लियामेंट को। तो हम इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर महिलाओं के लिए उस समय भी अधिकार नहीं थे। The conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848. They could not restore this old order. हालांकि रूढ़िवादी ताकतें जो थीं 1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुईं। जैसा कि हमें पता है कि जब फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ रूढ़िवादियों के साथ कंजर्वेटिव्स के साथ मिल गए, कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो कि पुराने रीति रिवाजों और जो पुराना जो व्यवस्था चली आ रही है उसी को मानते हैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट बनाई जाए, तो वो सारे ही कंजर्वेटिव थे और फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ भी उनके साथ ही मिल गए थे। तो उन लोगों ने मिलकर जब इस आंदोलन को दबा दिया, फिर भी वो जो पहले वाली व्यवस्था थी उसको पूरी तरह से बहाल नहीं कर पाए, क्योंकि राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। तो वो लोग समझ चुके थे कि सिर्फ उनको दबाया नहीं जा सकता, उनको कुछ ना कुछ छूट देनी होगी, तभी ये क्रांतियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी जो कि लगातार हो रही थी। तो इस तरह से यूरोप के कई एरियाज़ में काफ़ी सुधार हुए। हेंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप बिफोर 1815। तो 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले ही शुरू हो चुके थे। तो पश्चिमी यूरोप में सुधार जो थे वो पहले ही हो चुके थे, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, जो मध्य और पूर्वी यूरोप जो था, वहाँ पर इस तरह के जो सुधार थे वो काफ़ी बाद में हुए। हालांकि इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा और कई सारे सुधार हुए। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।